प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संवाद लेखन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने देखा कि संवाद किसे कहते हैं। संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत, यानी ये कितना प्रभावी होता है। ये चीज़ें संवाद लेखन के अंतर्गत हम जानते हैं, क्योंकि व्यक्ति की बातचीत कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाता है। और हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से कहानी, कथन, नाटक के लिए संवाद तो अति महत्वपूर्ण है। संवाद वास्तव में एक ऐसा गुण होता है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। तो कल भाग 1 में हमने देखा था कि अच्छे संवाद लेखन के क्या गुण होने चाहिए, संवाद किसे कहते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए अच्छे संवाद लेखन के लिए। आज हम भाग 2 में देखेंगे इसके उदाहरण, यानी यहाँ पे उदाहरणों के द्वारा हम खुद को प्रेरित करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अच्छा संवाद वास्तव में लिखा कैसा जाता है। आपके पाठ्यक्रम में संवाद है 9वीं के, और 10वीं में इसी के जगह पे विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट लेखन है। तो संवाद लेखन स्किल में पूछा जाता है, राइटिंग स्किल में। तो चलिए हम सभी उदाहरणों की ओर चलते हैं। देखिए, पहला आपका एक संवाद है राघव और हेमू के बीच का। लेकिन प्रश्न इसका इस प्रकार है कि नोटबंदी से परेशान 2 लोगों की बातचीत का एक संवाद लिखिए। आपके एग्जाम में भी आते हैं, ये 5 मार्क्स के होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छा संवाद लिखते हैं तो 5 अंक आपके सुनिश्चित होते हैं, 5 अंक अपने खाते में कर सकते हैं। तो नोटबंदी हमारे देश में हुई थी नवंबर महीने में, और पूरा देश इससे प्रभावित हुआ, काफ़ी लोग सख्ते में आ गए। उसी नोटबंदी का एक बातचीत यानी एक संवाद यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। और प्रश्न भी है इस प्रकार कि नोटबंदी से परेशान 2 लोगों की बातचीत को संवाद रूप में लिखना होता है। तो आइए देखिए, 2 लोगों की बातचीत हो रही है कैसे। राघव जो इसका प्रथम है, राघव कहता है, राघव अरे हेमू सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। राघव कह रहा, देखिए उसकी बातें। राघव का संवाद है, अरे हेमू सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। हेमू कहता है, क्या बताऊँ राघव, बैंक तक जा रहा हूँ। बैंक जा रहा हूँ। राघव कहता, पर सुना है बैंक में आजकल भीड़ हो रही है, लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। वास्तव में जब नोटबंदी हुई थी तो लोग रात में जाकर और लाइन लगाते थे, क्योंकि एक ही वे था, एक ही रास्ता था, क्योंकि सारे पैसे पहले बैंक में जाने थे और बैंक से आपको नई नोट मिलनी थी, कहीं अदर दूसरी व्यवस्था, दूसरी संस्था नहीं थी। तो उसी पे समस्याओं को कहता है कि अरे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। कहता बैंक जा रहा हूँ। जैसे ही बैंक सब सुनता है, राघव कहता है, पर सुना है बैंक में आजकल बहुत भीड़ हो रही है, लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हेमू ठीक कह रहे हो, तभी तो सवेरे जा रहा हूँ लाइन में लगने। लाइन सुबह जाएंगे तो पहले लाइन में मिल जाएंगे, इसीलिए सुबह जा रहा हूँ। राघव, सरकार ने नोटबंदी का जो आदेश दे रखा है उसी का परिणाम है, सरकार की ही देन है। राघव कह रहा है कि सरकार की ही देन है, जो आदेश दिया है उसी का परिणाम है। लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, लोगों को रतजग्गा करना पड़ रहा है, लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। हेमू कहता है, पर इससे हम मजदूरों को बड़ी मुश्किल हो रही है। कल का भी काम छोड़कर लाइन में लगा था और आज भी काम छूटेगा। इस संवाद से पता चलता है कि हेमू एक मजदूर है और अपनी मन की व्यथा भी संवाद देखिए बता दिया कि आज भी उसे लाइन में लगना है और कल भी लगा था, यानी उसके पारिश्रमिक नहीं मिल पाएगा। जब काम करेगा तभी न पारिश्रमिक मिलेगा, तो उसे उसकी मजदूरी नहीं मिल पाएगी। आज भी उसे पछतावा हो रहा है कि आज भी काम छूटेगा। राघव फिर कहता है कि कुछ ही दिनों में राघव कहता है कि कुछ ही दिनों में की परेशानी है, सरकार कहती है इससे काले धन पर अंकुश लगेगा। कहता है कुछ दिन की बात है,
सरकार कहती है कि परेशानी है, लेकिन हम जो मेहनत से पैसा कमाते हैं, हमारा पैसा तो ठीक है। जिनके पास अधिक धन है, काला धन है, अधिक धन है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो बैंक में लाएंगे तो पता चल जाएगा कि उनका जो ब्लैक मनी है वो प्रकाश में आ जाएगा, क्योंकि वो टैक्स की चोरी करते हैं। टैक्स से देश का विकास होता है, टैक्स से जो है सड़कें बनती हैं, अस्पताल बनते हैं, विद्यालय बनते हैं। तो टैक्स की चोरी करते हैं, जिससे देश कमज़ोर होता है। काले धन से देश कमज़ोर होता है। जिस देश में टैक्स की चोरी होती है वह देश कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए राघव कहता है कुछ दिनों की परेशानी है, पर सरकार कहती है इससे काले धन पे अंकुश लगेगा। हेमू कहता है तो ठीक है, परंतु हम गरीब को तो भूखे मरने को विवश हो रहे हैं। एक और मजदूरी नहीं मिलती और दूसरे और दिन भर लाइन लगाओ। ठीक है, काला धन तो आएगा, लेकिन हम लोगों के लिए परेशानी हो रही है। एक तरफ मजदूरी और पेट भरने की समस्या हो जा रही है, काम छोड़ के लाइन में लगो। राघव करता है सरकार का यह कदम भविष्य के फायदे के लिए, क्योंकि कोई भी परेशानी भरा काम आने वाले दिन में, आने वाले समयों में अच्छे संकेत लेकर आते हैं। कोई भी अच्छा काम परेशानियों से शुरू होता है। सरकार का ये कदम भविष्य के फायदे के लिए, जो फेक करेंसी है यानी जो नकली मुद्रा है या काला धन है, सब अलग हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर होती है तो व्यक्ति नागरिक भी कमज़ोर होता है, तो देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, लोगों का इकोनॉमिकल लेवल जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए कहता है सरकार ने ये कदम भविष्य के फायदे के लिए उठाया है। लेकिन हेमू कहता है पर हमें तो आज भी अच्छा नहीं दिख रहा है, पर हमें तो अपना आज अच्छा नहीं दिख रहा है। भविष्य क्या होगा वो अलग की बात है, लेकिन वर्तमान तो हम लोगों का खराब हो रहा है। राघव कहता है धैर्य रखो हेमू, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर समस्याओं का निदान धैर्य होता है, पेशेंस होता है। धैर्य रखो। हेमू कहता आशा तो मैं भी करता हूँ, भगवान करें सब ठीक हो जाए, आज में मेरा लाइन में लगना सार्थक हो जाए, क्योंकि ये भारत सुधर, आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए, सभी लोगों को जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हो, भारत में काले धन है उसका प्रकाशन हो, ताकि जो लोग लिप्त हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, उनका पर्दाफाश हो, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। मैं भी कामना करता हूँ कि आज की लाइन कल के लिए सार्थक हो, आज का परेशानी कल के लिए सार्थक हो। तो इस तरह आपने नोटबंदी पे देखा, उस संवाद से छिपी बहुत सारे अर्थ हैं, जिसका हमने व्याख्या भी किया कि नोटबंदी हमारे देश में हुई थी, लोग परेशान थे, लेकिन उसका बेनिफिट हुआ। जिन लोगों का खाता नहीं था उन्हें खाता खुल गया, यानी डिजिटल साक्षर हो गए। आर्थिक साक्षर जिसे कहते हैं, डिजिटल नहीं, यहाँ पे आर्थिक साक्षर। आर्थिक साक्षर मतलब अगर आपका अकाउंट है तो आप आर्थिक साक्षर हैं, यानी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, समझ रखेंगे। तो ये संवाद था नोटबंदी पे। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए प्रथम एक दिवसीय मैचों में दो मित्रों के बीच का संवाद लिखिए। देखिए अपने से जब भी संवाद आ जाए, दो मित्रों का संवाद लिखिए। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी दो पात्रों को, काल्पनिक पात्रों, क्योंकि संवाद में पात्र बहुत जरूरी है। जैसे आपने उपरोक्त में देखा, दो पात्र थे, जो दोनों पात्र के बीच में संवाद हो रहा था, तो इसलिए दो पात्रों का होना, और दो पात्र कह रहा है तो दो, अगर आवश्यकता बढ़ती है तो आप पात्रों को बढ़ा सकते हैं। दो पात्रों को जरूर संवाद में दिखाना होता है। अगर दो पात्र कह रहा है, कम से कम दो लोगों में ही बातचीत होगी। अगर आवश्यकता है तो अलग भी पात्रों को भी विवेचना में ला सकते हैं। तो प्रश्न आपका इस प्रकार है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए प्रथम एक दिवसीय मैचों के संबंध में दो मित्रों की बातचीत का संवाद लिखना है। चलिए देखते हैं। दो मित्र हैं, एक रजत और दूसरा अमन है, दोनों में बातचीत होती है। पहला कहता है रजत, अरे अमन तूने कल का मैच देखा? अमन कहता है तू किस मैच की बात कर रहा है? रजत कहता है कल आपने मैच देखा? तो कहता है किस मैच की बात कर रहा है रजत? अरे पहले तू बता, किसे समझ रहा है?
अमन, मैं सोल में खेले गए सिंधु के मैच की बात कर रहा हूँ। सोल में सिंधु के मैच खेले जा रहे हैं, उसकी बात करता हूँ। रजत, अरे नहीं यार, मैं तो कल के क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूँ। दूसरे, क्योंकि मैच एक ही थोड़े ना होते हैं, केवल क्रिकेट के होते हैं, वॉलीबॉल के होते हैं, फुटबॉल के होते हैं, टेनिस के होते हैं। इसलिए रजत कह रहा, अरे नहीं यार, मैं तो कल के क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूँ। अमन, सच कहा यार, मज़ा आ गया। इसमें एक दिवसीय और 2020 मैच दोनों का मज़ा आया था। कहते हैं कि एक ही मैच था, लेकिन लग रहा था एक दिवसीय। और 2020 मैचों की एक परंपरा चली है कि पहले मैच कई सप्ताहों में चलते थे, टेस्ट मैच होते थे, बहुत लंबी प्रक्रिया थी, लोगों के पास समय होता था। लेकिन फिर इसको कम करने के लिए वनडे, और भी लोगों के पास समय कम हो गया। 20 आने वाले भविष्य में देखिए और क्या होता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा आनंद, लोग रोमांच, परिणाम जानना चाहते हैं। कहते हैं, रजत कहता है, रहाड़े 5, कप्तान 0, पांडे 0 पे आउट होने के बाद मैं समझ बैठा कि मैच गया भारत के हाथ से। रहाड़े एक जो है क्रिकेटर हैं, जो कैप्टन थे, उन्होंने 0 अंक, पांडे 0 अंक। आउट होने के बाद रजत कह रहा है कि मुझे समझ में लगा कि मैच भारत के हाथों से चला गया। इस पे अमन कहता, पर असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। रोहित और केदार जाधव की बल्लेबाजी संभाली तो पांड्या और धोनी ने रनों की जो धूम धड़ाका किया वो लाजवाब था। रजत, पांड्या के लगाए गए तीनों शानदार लगातार छक्कों को कोई कैसे भूल सकता है, जिस कारण भारत ने 281 रन बना लिए। अमन, वर्षा ने ऑस्ट्रेलिया को 21 ओवरों में 164 रन बनाने का लक्ष्य देकर मैच को 20, जैसे शुरू में उसने कहा था कि दोनों मैच का आनंद आया, तो 20 मैच का आनंद बना दिया। रजत ने कहा, ऑस्ट्रेलियाइयों की बल्लेबाजी चरमराई क्या कि उनके लिए 164 रन बनाना पहाड़ हो गया और भारत ने मैच जीत लिया। रजत ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बल्लेबाजी क्या चरमराई कि उनके लिए 164 रन बनाना पहाड़ हो गया और भारत मैच जीत लिया। अमन, मज़ा आ गया ये मैच देखकर। देखिए, दो मित्रों की जब बातें होती हैं क्रिकेट से संबंधित और काफ़ी वो एक ही घटनाओं का जिक्र करते हैं, उनके संवाद में दिखाई देता है, उनके बातचीत में दिखाई देता है। आइए एक उदाहरण से और हम पुष्ट करते हैं। आप अपने जीवन लक्ष्य के बारे में, हर व्यक्ति के जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के हम पेंडुलम हो जाते हैं। तो जीवन का लक्ष्य होता है। दो मित्रों के जीवन के लक्ष्य की बातचीत का एक संवाद है, रंजन और चंदन। रंजन कहता है, मित्र चंदन, 12वीं के बाद तुमने क्या करने के लिए सोचा है? 12वीं के बाद क्या करोगे? चंदन कहता, मित्र रंजन, मैं तो अपना लक्ष्य पहले ही तय कर लिया था कि मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई भी शुरू कर दिया है। मेरा लक्ष्य है एक डॉक्टर बनना। रंजन, डॉक्टर ही क्यों? क्या डॉक्टर में ऐसा है कि आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं? चंदन, मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तब रंजन कहता है, पर सेवा तो करने के और भी तरीके हैं। चंदन कहता, पर मुझे ये तरीका पसंद है। डॉक्टर रोते तड़पते लोग आते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान बिखेर देते हैं। सबसे अच्छा पेशा कि एक रोते हुए व्यक्ति के अंदर मुस्कान ला दें, कितनी बड़ी सेवा है। और कोई रोते हुए आपके पास आवे और वो हंसते हुए जाए, कितनी जो सर्विस के साथ साथ जो दुआएं भी हम साथ लेते हैं, कितनी अच्छी बात है कि रोते हुए को हंसते हुए भेजते हैं। रंजन, पर कुछ डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप नहीं कहा जा सकता। कुछ जो डॉक्टर हैं वो भगवान का रूप नहीं, जिनका उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं है, धन कमाना भी है। चंदन, पर मैं सच्चा डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, लुटेरा डॉक्टर नहीं बनूंगा। पर तुमने क्या सोचा है अपने जीवन लक्ष्य के बारे में? रंजन, पर मैं इतनी मेहनत तो मेरे अपने बस की बात नहीं है। सुना है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, जो मेरे बस में नहीं है। उसका एक मित्र अपने लक्ष्यों से मेहनत से भागता है। पर चंदन कहता है कि बिना मेहनत के सफलता कैसे पाओगे? बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। यानी संघर्ष बहुत ही जरूरी होता है। नंदन,
रंजन कहता है बिना संघर्ष के मैं नेता बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। नाम भी, पैसा भी, शोहरत भी और मेहनत भी नहीं। आपको कोई परीक्षा नहीं पास करना है नेता बनने के लिए। आप केवल नेतागिरी कर सकते हैं बिना परीक्षा। कम पढ़े अनपढ़ व्यक्ति भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। चंदन तूने ठीक सोचा है, हल्दी लगे न फिटकरी, रंग लग बने चोखा। यानी एक मुहावरा है, कुछ आपका इन्वेस्ट भी नहीं होगा, न समय न धन, और आपका परिणाम भी आएगा। रंजन, नेता बनना भी आसान नहीं है। तुम्हारे लक्ष्य के लिए शुभकामनाएं। नेता भी जितना कहते हो उस अनुरूप नेता भी बनना बड़ा मुश्किल है। नेता भी बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, समाज में जाना पड़ता है, सबके सुख दुख में शामिल होना पड़ता है। इतना आसान नहीं है नेता बनना। इस तरह आपने 3 उदाहरणों से, नोटबंदी, दूसरा ऑस्ट्रेलियाई मैच का, और तीसरा जीवन लक्ष्य बनाने को लेकर एक तीनों संवाद था। आशा है कि आप तीनों संवादों के उदाहरणों से आप आश्वस्त हो चुके होंगे। आपको भी अगर कोई संवाद लिखने के लिए दिया जाएगा, आप बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। आशा है कि आप संवाद लेखन को भली भांति समझ गए होंगे। बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।